नमस्कार। पिछले वीडियो में हमारी बात हुई थी कि उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हैं उनके कौन कौन संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं और कौन कौन पार्टी किस तरीके से उन चुनावों को हैंडल करने जा रही है। कुछ संभावित प्रत्याशियों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, कुछ और जानकारी मैंने आपसे शेयर की थी इन सीटों की। एक महत्वपूर्ण बात इसमें और भी है, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जितनी भी सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटें, कोई विधायक के निधन से खाली हुई है, कोई किसी वजह से खाली हुई है, इनमें विपक्ष को की कोई रणनीति नज़र नहीं आती है। जो अभी तक बात सामने आ रही हैं, समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी फाइनल करने में लग गई है, कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन कर दिया है प्रत्याशी फाइनल करने के लिए, बसपा ने तो जो अपने इंचार्ज हैं, वहाँ के सेक्टर इंचार्ज हैं, उन्हीं को लगा दिया है कि भाई आप ही टिकट फाइनल करें। ये पहली बार कर रही है बसपा। उपचुनाव में अकेले लड़ रही है, कभी उपचुनाव में जाती नहीं थी, तो बसपा ने अभी उपचुनाव लड़ने शुरू किए हैं। तो कई चीज़ें चेंज हुई हैं और ये साफ़ हो गया है कि ये 3-4 विपक्षी दल, सपा, बसपा और कांग्रेस, ये तीनों ही घेरने की तैयारी में हैं बीजेपी को। इनका टारगेट यही है कि जाहिर सी बात है कि बीजेपी सत्ताधारी सरकार है जिनकी यूपी में, उनका जोर है कि हम इन 8 सीटों में से मैक्सिमम सीटें हासिल करें, क्योंकि बीजेपी का जो टोटल टैली है इस समय उत्तर प्रदेश में, जो कि मैं देख रहा हूँ, जब 2017 में चुनाव हुए थे तो 312 विधायक थे बीजेपी के, अब 304 रह गए हैं। 8 विधायकों की निधन हो गया, किसी को जेल हो गई, अलग अलग कारणों से 8 सीटें बीजेपी ने खो दी हैं। कुछ सीटें उपचुनाव में चली गई, पिछले साल जो उपचुनाव हुए थे। तो यानी कि बीजेपी अब चाहेगी कि मैं अपनी टैली को आगे बढ़ाऊं, 312 के नज़दीक से पहुंचाऊं। बीजेपी की कोशिश है कि 8 की 8 सीटें जीती जाएं, लेकिन ऐसा होता वो संभव नहीं आता है, क्योंकि इनमें से जो सीटें खाली हुई हैं, इनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी कि रामपुर की जो स्वार टांडा सीट है, जहाँ से अब्दुल्ला आजम जो विधायक थे सपा के, जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया था, उनका फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, आजम खां के बेटे, उन्हें जेल हुई है। वो इस समय जेल में हैं अपने पिता और मां के साथ, और उनकी ये गढ़ है। यहाँ रामपुर से लगातार 8-9 बार आजम खां साहब यहाँ से विधायक रहे, और अभी हाल ही में रामपुर में उनकी पत्नी जीती थी। वो जब सांसद बन गए तो उनकी सीट पर उपचुनाव हुआ, वहाँ पर उनकी पत्नी जीती रामपुर में। तो अब ये जो स्वार टांडा सीट है रामपुर ज़िले में ही आती है, और यहाँ भी एक तरह से देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। बीजेपी आज तक यहाँ नहीं जीत पाई है, जिस तरह से बीजेपी रामपुर में नहीं जीती है। इसके अलावा जो जौनपुर ज़िले की मल्हनी सीट है, वहाँ भी सपा के विधायक पारसनाथ यादव का निधन हो गया था, उनके स्थान पर ये सीट खाली हुई और यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। बाकी जो सभी सीटें हैं वो सभी बीजेपी के हाथ में थी। जैसे कि अमरोहा से चेतन चौहान का निधन हुआ, नौगांव सादात सीट से चेतन चौहान, कोरोना से उनका निधन हुआ, और वो मंत्री भी थे योगी आदित्यनाथ की सरकार में, विधायक भी थे पुराने। कानपुर देहात की जो घाटमपुर सीट है, वहाँ से कमल रानी वरुण जो मिनिस्टर थी योगी की सरकार में, कोरोना से उनका निधन हुआ। और देवरिया सदर सीट, वहाँ जन्मेजय सिंह थे, उनके निधन से हुई थी खाली। टुंडला की सत्यपाल सिंह बघेल, जो कि पहले टुंडला के विधायक थे, उन्हें लोकसभा में आगरा से टिकट दे दिया गया था, वो सांसद बन गए, तब से वो सीट खाली चल रही है। बुलंदशहर की वीरेंद्र सिंह सिरोही, बीजेपी के विधायक, उनका निधन अभी हाल ही में हुआ था, उसके वजह से खाली हुई। उन्नाव की जो बांगरमऊ सीट है, वहाँ कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्हें सज़ा हो गई थी एक रेप के मामले में, पुराने मामले में। तो ये सब सीटें इस तरीके से खाली हुई हैं, और अब सभी की ये कोशिश है कि जो यहाँ पर ये सीटें हैं, इन सीटों को मैक्सिमम जीता जाए, और बीजेपी के लिए सबसे शानदार मौका है अपनी जीत हासिल करने का। और इन सब सीटों की अगर मैं बात करूँ आगे, अगर टैली की हम बात करें 2017 और अब के डिफरेंस की बात करें, 2017 में लोग विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, अब 2022 में होंगे। अगर तब के और अब के सिनेरियो में मैं देखूं तो भाजपा 312 सीटों से 304 पर आई, 8 सीटें कम हुई हैं। अपना दल सोनेलाल पटेल वाली जो है, जो बीजेपी के साथ हैं, उनकी 9 की 9 सीटें हैं।
निर्दलीय 3 थे, 3 ही हैं आज भी। समाजवादी पार्टी ने अपनी एक सीट बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी पहले 47 उनके विधायक थे, उनके 48 हो गए हैं। और ये पिछले जो उपचुनाव हुए थे उसमें हुआ है उनका, जो पिछले साल उपचुनाव हुए थे। इसके अलावा बसपा की एक सीट कम हो गई है। पहले 2017 में उनकी 19 सीटें थी, अब 18 रह गई हैं। कांग्रेस 7 सीटों पर थी, 7 पर ही है। और इसके अलावा रालोद की 1 सीट थी, 1 ही है। और सुभाष सपा जो पार्टी है वो 4 थी, 4 ही हैं उनकी, सुहेल देव वाली जो पार्टी है। तो स्थिति यही है कि बीजेपी भले ही जीतने की कंडीशन में है, लेकिन पिछले साल हुए उपचुनाव में उन्हें 16 सीटों पर भी वो बात नहीं बनी उनकी। और जो उनकी टोटल टैली है वो कम होने से वो चिंतित हैं और वो चाहेंगे कि 2022 के जो चुनाव हैं उनसे पहले अपनी इस टैली को वापस 312 तक पहुंचाया जाए। बहरहाल दूसरी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और कमेटियां बनाने का सिलसिला शुरू किया गया है। देखिए, कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया है और इसमें प्रभारी बनाए गए हैं। और उन्होंने कांग्रेस ने घाटमपुर जो सीट है उसकी जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को दी है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. चौधरी और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित, ये तीनों मिलकर घाटमपुर सीट का कामकाज देखेंगे। मल्हनी सीट की जिम्मेदारी पूर्व विधायक अजय राय, जो कि चुनाव लड़ चुके हैं नरेंद्र मोदी के सामने, आपके ध्यान होगा लोकसभा का, पूर्व विधायक राम जियावन और पार्टी के महासचिव मकसूद खान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवरिया सदर सीट पर जो चुनाव होना है वहाँ पर पूर्व विधायक नदीम जावेद, पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान, पार्टी के महासचिव विजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बांगरमऊ सीट की जिम्मेदारी कानपुर कैंट से विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेल अख्तर अंसारी को, पूर्व विधायक संजीव दरियाबदावदी को और पार्टी के महासचिव विवेकानंद पाठक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टुडला की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले बसपा में थे, पिछले साल बिजनौर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। पूर्व मंत्री दीपक कुमार, ये मुजफ्फरनगर ज़िले के हैं और यहाँ ये कभी जब 80s में सरकार बनी थी कांग्रेस की अंतिम बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उसमें ये मंत्री बने थे और तब से लगातार चुनाव हारते ही चले आ रहे हैं, कभी जीते नहीं हैं, लेकिन उन्हें प्रभारी बनाया गया वहाँ का। और इसके अलावा टुंडला की जिम्मेदारी प्रदेश महासचिव बदरुद्दीन कुरैशी को भी दी गई। ये 3 लोग देखेंगे। नौगांव सादात की जो सीट की जिम्मेदारी है वो कांग्रेस ने पूर्व सांसद परवीन एरन वो शख्स हैं जो संतोष गंगवार के सामने चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार जीत भी चुके हैं। और विधायक नरेश सैनी, प्रदेश महासचिव अली यूसुफ अली को वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुलंदशहर की जो जिम्मेदारी है वो पूर्व सांसद हरिंदर मलिक, ये राज्यसभा सांसद हैं, मुजफ्फरनगर ज़िले से बिलोंग करते हैं, पहले भी राज्यसभा के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं कई बार, अभी पिछले कुछ सालों से कोई चुनाव नहीं जीते हैं। और विधायक मसूद अख्तर, कांग्रेस महासचिव विदित चौधरी, इन सबको सौंपी गई है। स्वार सीट जो है जहाँ पर अब्दुल्ला आजम वाली सीट है वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है पूर्व सांसद राशिद अलवी, पूर्व विधायक नरेंद्र पाल गंगवार और कांग्रेस महासचिव ब्रह्मस्वरूप सागर को, इन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी ट्रेंड पर चलते हुए बसपा ने अपने जो सेक्टर इंचार्ज है, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि बसपा ने मुख्य सेक्टर इंचार्ज बनाए हैं, थोड़ा सा सेटअप अपना चेंज किया है, उसी सेटअप के हिसाब से उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी है अपने सेक्टर इंचार्जों को कि आप लोग प्रत्याशी बढ़िया इन इलाकों से फाइनल करें। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पार्टी के लिए चंदा कहाँ से आएगा। समस्या ये होती है कि जब मायावती टिकट फाइनल करती थी तो वो बता देती थी कि इन सीटों का जो रेट है, टिकट यहाँ से अगर किसी को हासिल करना है तो इतना अमाउंट चाहिए है, लेकिन अब ये अमाउंट तय करेंगे सेक्टर इंचार्ज। तो इसमें सेक्टर इंचार्जों के लिए भी मौका होगा कमाई करने का और जाहिर है कि ये सब अपनी मर्जी से प्रत्याशी फाइनल करेंगे। तो बसपा का मुझे लगता है कि कोई खास सिनेरियो इस उपचुनाव में नहीं बन पाएगा और मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर सीटों पर मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में होगा। इन सभी 8 सीटों का जो उपचुनाव है बिहार विधानसभा चुनाव के साथ होना है, इस पर हमारी लगातार नज़र है। 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तीसरा वीडियो ये है। आप अब आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।